हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में देखा था। तो वहाँ पर हमने वर्क क्या होता है, ठीक है, दो टाइप के वर्क, एक ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स और दूसरा ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो उसके पहले एक रेफरेंस लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी कि एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट की जो मोशन की वजह से उसकी वर्क करने की जो एबिलिटी होती थी वो क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि एन पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क। बट अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट की बात करें या कोई सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम की जो पोजीशन होगी, ठीक है, या फिर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, अब ये किसकी हो सकती है, पार्टिकल की भी हो सकती है या फिर सिस्टम की भी हो सकती है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं पोजीशन की वजह से, ठीक है। तो आप देखो कि जो नदी में पानी होता है या फिर तो जो तालाब में पानी होता है, ठीक है, वो पानी के कंपेयर में अगर आपको पूछा जाए कि कोई डैम में जो पानी स्टोर है उसकी एनर्जी कैसी होगी, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि वो डैम वाले पानी की एनर्जी ज़्यादा होती है। कैसे होती है वो कुछ पता नहीं है, ठीक है, बट ज़्यादा होती है आपको दिमाग में तो लगता है। तो ये क्या हो गया कि उसकी आप पोजीशन देखो डैम वाले पानी की, तो वो क्या होगी, कुछ हाइट पर होगी। जबकि नदी का पानी देखो तो वो लेवल पर रहता है बिल्कुल, या थोड़ा सा ऊंचा रहता है, मतलब ठीक है लेवल पर ही है। तालाब का पानी भी लेवल पर ही रहता है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो डैम का पानी है उसकी पोजीशन कुछ अलग हो गई। उस वजह से उसके अंदर क्या होगा कि कुछ एनर्जी आएगी, उसको बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप देखो तो जो बॉब होता है, ठीक है, ये बॉब में क्या होगा कि आप उसकी जो स्ट्रिंग को अगर इस तरफ खींचोगे, ठीक है, यहाँ पर एरो लगाया होता है, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी। अब ये पोजीशन को आपने खींच के क्या किया कि थोड़ा सा खींच लिया है। तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर हमने कुछ वर्क किया है। तो ये वर्क क्या हो रहा है, एक्चुअली इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो ये जो वर्क स्टोर हो रहा है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इसको अगर आप छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा कि जो एरो है उसको आगे ढकेल लेगा। तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक फॉर्म में। तो ये क्या होती है कि इसकी देखो इनिशियल जो पोजीशन थी वहाँ पर क्या था, उसके अंदर कुछ एनर्जी नहीं थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एरो को टच करा के छोड़ दो तो क्या होगा, एरो थोड़ी आगे जाएगा। बट ये स्क्रीन को आपने पीछे खींचा है, डेट मीन्स उसके ऊपर कुछ वर्क किया तभी तो वो पीछे आएगा। अब पीछे आए तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। फिर रिलीज कर दोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पोजीशन की वजह से होने वाली क्या है, एनर्जी, जिसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी भी चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो तो आपने बचपन से अभी तक देखा तो होगा कि किसी ने ऐसा तो होगा नहीं कि पटाखे नहीं जलाए हो। अब पटाखे के अंदर क्या होता है, बारूद होता है, केमिकल फॉर्म देखो तो सल्फर होता है, ठीक है, गंधक बोलते हैं या फिर बारूद भी बोलते हैं। तो जो सल्फर होता है, ठीक, ये सल्फर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये तुरंत आग पकड़ लेता है। उसी वजह से क्या होगा कि जो पटाखा होता है उसके अंदर क्या होगा कि ये इतना सा बॉक्स रखे हैं, इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारा सल्फर डाल देते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा कि बाहर एक रस्सी दे देते, इसको जलाओगे तो ये जल्दी जल्दी क्या होगी, यहाँ पर आएगी। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएगी तो क्या होगा कि अंदर जो सल्फर होगा वो तुरंत ही आग पकड़ लेता है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारा गैस जनरेट हो जाएगा। तो वो गैस को बाहर जाने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करेगा कि गैस का प्रेशर ऑब्वियसली हाई होता है, ठीक है। ये हम जो 11, 12, 13 चैप्टर आएंगे उसमें
में पढ़ेंगे गैस का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड का और उसके बाद सॉलिड का प्रेशर आता है। तो गैस का प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ही हाई प्रेशर होता है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो बाहर निकलना चाहता है, बट यहाँ पर तो बॉक्स लगाया होता है तो वो उसको बाहर नहीं जाने देता। पर इसका प्रेशर क्या होगा कि पूरा जल लेने पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये ना विदिन अ सेकंड हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आग लगने की प्रोसेस है विदिन अ सेकंड हो जाती है। तो क्या होगा कि विदिन अ सेकंड बहुत सारा गैस जनरेट हो जाता है। अब वो बाहर नहीं जा पाता तो क्या करेगा कि ये इसको फाड़ देता है, जो भी हमारा बॉम्ब या पटाखा होता है उसको ये फाड़ देता है, तो उस वजह से आवाज़ आती है। तो ये आप देखो यहाँ पर अगर आपने सल्फर निकाल दिया और कुछ मिट्टी विट्टी डाल दिए तो क्या ये फटेगा? बिल्कुल नहीं फटेगा ना, ठीक है। यहाँ पर किस वजह से ये फट रहा है, सल्फर है इसलिए। अगर यहाँ पर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो ये थोड़ी फटने वाला है। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है ना कि ये तुरंत आग पकड़ लेता है, इस वजह से इसकी कुछ एनर्जी आई है। अब इसकी जगह आप मिट्टी विट्टी डाल दोगे तो वो थोड़ी फटने वाला है। तो ये चीज़ होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हमको आज जो समझना है वो क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप सिंपल बोलो ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ऑब्वियसली हम अर्थ पर है तो हम पूरा ग्रेविटेशनल अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है उसी के अंदर हम सब रहते हैं। अब ये फील्ड में अगर हम अर्थ की सरफेस से कोई m मास वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई h हाइट पर ले जाने चाहते हैं तो उस वक्त क्या होगा कि m मास की वजह से उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो जी होगा, तो ये mg क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। m ये फोर्स होता है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर एक्सेलरेशन जी हो गया तो mg आ गया, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये फॉर्मूला हमको अब देखना है इसी के बारे में। अब देखो तो होता क्या है एक्चुअली, अर्थ की ये सरफेस है तो ये सरफेस से क्या होगा कि कोई m मास वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ वर्क लगा रहे हैं, सॉरी फोर्स लगा रहे हैं। तो वो फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर जो भी रेफरेंस होगा उसकी जो हाइट होगी उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सरफेस है, सरफेस की जो हाइट होगी उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा। यहाँ से ऊपर जो जाया जाएगा वही हाइट कंसीडर करनी रहेगी। तो जब भी आप देखो तो कोई भी सरफेस ले जाए वहाँ की हाइट को जीरो ही लेना है, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी है, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब देखो तो होता क्या है कि यहाँ पर h इक्वल टू जीरो है, तो h इक्वल टू जीरो से हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया ये डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में या उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है। अब यहाँ पर फोर्स लगा है और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि h जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर होने वाला वर्क, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क, तो वर्क एक्चुअली हम देखो तो हम क्या लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, जो पिछले वीडियो में किया था वो देख रहे हो। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स की हम बात करें तो यहाँ पर फोर्स क्या बन जाएगा, m इंटू जी बन जाता है, ठीक है। कैसे, तो देखो m मास है और a की जगह g, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि m g, और d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कि h जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये आ जाएगा h। अब cos थीटा है तो थीटा की हम बात करें तो थीटा क्या बनेगा, तो देखो फोर्स क्या लग रहा है ऊपर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट
वो भी ऊपर, सेम डायरेक्शन है दोनों के बीच का, तो थीटा क्या बनेगा 0। तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 0 आएगा, तो वो वैल्यू है 1। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या बन जाता है, तो mgh जितना बन जाता है। अब अगर ये फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली नीचे ही लगता है, ठीक है, एफ जी। अरे भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैंने ऊपर फेंका तो वो तो मैंने वर्क किया उस वजह से, मैंने फोर्स दिया उस वजह से ऊपर गया, बट उसके बाद वो नीचे भी तो आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो थोड़ी नीचे आएगा, तो कोई ना कोई फोर्स लगता है, वो कौन सा है, हर बार कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे खींच लाने का फोर्स लगता है, वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब कि वो नीचे की ओर ही लगता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो अब वर्क डन क्या होगा, ठीक है, ड्यू टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन जो होगा वो क्या आ जाएगा, वैल्यू तो यही रहने वाली है mgh, बट क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फोर्स को ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है। ऑब्वियसली कोई भी डायरेक्शन में आप देखोगे तो क्या होगा कि जो चीज़ अपवर्ड हो रही है उसको पॉजिटिव ही लेना है, जो नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। तो नीचे आ रहा है इसलिए वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इस नेगेटिव वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ किसका, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन है उसका नेगेटिव वैल्यू, और वर्क डन को कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर v से, देखो पुरानी कुछ बुक में क्या है उसको u से भी डिनोट किया हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी आप एक चीज समझो, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, होता क्या है कि कभी कभी ना फ्रीक्वेंसी वाला भी होता है कि फ्रीक्वेंसी को f से भी लिखते हैं v से भी लिखते हैं, ठीक है। सेम थिंग डिस्प्लेसमेंट, थर्ड चैप्टर में आपको एक्सपीरियंस हो, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को d लिखते हैं, कभी s लिखते हैं, कभी x लिखते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूज होता है। तो ऐसी चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एक्चुअली क्या है कि कोई सिंबल ले लिया, ठीक है, बट आपको करना क्या होता है कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट डी लिखो तो नीचे क्या कर देना है कि आपको बतला देना है कि ये डी है, डिस्प्लेसमेंट है, एस लिखा है डिस्प्लेसमेंट है, एक्स लिखा है डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा बता देना है, फिर क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब जो सिंबल लेना चाहो ले सकते हो, बट बता देना है कि ये सिंबल किसके लिए आपने रिफर किया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ग्रेविटेशनल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है तो उसको v से बताया है, तो पोटेंशियल एनर्जी v वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो माइनस mgh, उसका नेगेटिव वैल्यू क्या बनेगा, तो प्लस mgh बनेगा। तो अब देखो प्लस mgh बना तो यही तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, तो ये mgh हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि m देखो, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम रेफरेंस से कुछ h हाइट पर ले गए, तो क्या है h हाइट पर ले जाने से इसका मास थोड़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लग रहा है जी, वो तो कहीं पर भी ले जाओ सेम रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे ना तो ये जो g की वैल्यू है ना वो भी चेंज होगी, बट यहाँ पर जो हम बात करेंगे h की, तो वो h क्या हो जाएगा, लेस देन r, मतलब कि अर्थ की जो सरफेस होती है, सॉरी अर्थ की रेडियस, उसकी कंपेयर में क्या होता है कि हमारी जो हाइट होती है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने की अर्थ की सरफेस से, वो बहुत ही कम होती है। अर्थ की रेडियस की आप बात करो तो वो क्या होगा, तो वो होती है 6400 किलोमीटर। अब इसके सामने अगर आप 1-2 किलोमीटर ऊंचा भी चले जाओ तो वो क्या होगा, 20 किलोमीटर चले जाओ वो भी क्या होगा, इसके सामने इग्नोरेबल है। तो होता क्या है कि हमारी जो हाइट है ना वो एक्चुअली इग्नोरेबल है, इसलिए क्या होगा कि जो जी है उसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है।
आप एक चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में कि हाइट पर जाने से जो जी है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है। तो होता क्या है कि हमको जो हाइट लेनी है वो अर्थ की सरफेस के कंपेयर में बहुत छोटी लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो चेंज किस में आ सकता है, सिर्फ एच में, ठीक। तो अब इसलिए हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको एच का फंक्शन लिख सकते हैं। तो वी एच इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ की सरफेस है, इसको हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एच हाइट पर ले गए। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब एम जी एच जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले गए तो इसके अंदर एम जी एच जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ले गए, अब यहाँ से इसको छोड़ दिया, क्या होगा, नीचे आ गया है। तो ये नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये मोशन करके आया। मोशन करके आया मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि रिलीज होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कैसे, तो देखो कि यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी थी u, जीरो वेलोसिटी से इसको रिलीज किया, तो ये अर्थ की सरफेस पर v वेलोसिटी से क्या हुआ कि कोलाइड किया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना करा, तो वो तो h जितना ही करा। इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लगेगा, तो g जितना ही लगेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इक्वल टू 2 a की जगह क्या लिख सकते हैं जी, x की जगह डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो h जितना ले रहे तो h हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों साइड m/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बनेगा 1/2 n v स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, mgh ही तो बचेगा। अब mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी हुआ ना। तो यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, ये ऊपर ले गए, इसके बाद इसको रिलीज किया तो नीचे आए, नीचे आए मोशन किया, मोशन किया मतलब काइनेटिक एनर्जी आई। तो वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर थी, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वही है कि एनर्जी तो सेम ही रहती है, ठीक है। तो हुआ क्या, एम 1/2 mv स्क्वायर वो काइनेटिक एनर्जी है और mgh पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो वर्क डन है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh, ठीक। इसमें देखो तो ये दो चीज तो हमने कांस्टेंट ले लिए, तो बचा क्या, h। अब h जो है ये क्या होगा, तो यहाँ पर h इक्वल टू 0 से ये कोई h हाइट पर गया, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ये दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये h को आप अगर इसको ऐसा सीधा ले जाने की जगह इस तरीके से घुमा के ले जाओ, इस तरीके से घुमा के ले जाओ, कोई भी तरीके से ले जाओ, होगा क्या, हमको चाहिए h। h क्या होगा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी पर वो डिपेंड करेगा h, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो वर्क डन होता है वो अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता हो सिर्फ, तो ऐसा जो फोर्स होगा, ठीक है, या फिर ऐसा जो वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन जिस फील्ड में होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा, और जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। मतलब ध्यान क्या रखना है कि वर्क की बात करें तो क्या आ जाएगा, फील्ड आ जाएगा, और फोर्स की बात करें तो वो फोर्स ही रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। कब कि जब फोर्स या वर्क डन ओनली फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता हो, तो वो कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहाँ पर फील्ड कौन सा बनेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किस में लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ही लगता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा जिसमें क्या होगा कि जो वर्क डन होता है वो क्या होगा, वो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने यहाँ से देख लिया कि हमको यहाँ पर वर्क डन फाइंड करना है तो h चाहिए,
कि जो वर्क डन है वो क्या है, तो फाइनल पोजीशन है इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे फील्ड को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो ऐसा फोर्स होगा उसको क्या बोलते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स कैसा कहलाएगा, कंजर्वेटिव। अब दूसरा कौन सा आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड में आते हैं। ठीक है। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव, तो ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव, तो ऐसा नहीं है कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। होगा क्या कि जब वर्क डन जो होता है वो क्या होगा, वेलोसिटी पर या पार्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ पर हम देखो तो क्या होगा कि जो वर्क डन था वो यहाँ से आप इस तरह से ले गए और इधर लाए। ठीक है। बट आप इसको इधर से ये दूसरे पार्ट से भी ले गए और यहाँ लाए, तो दोनों बार क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो सेम रहेगा। तो मतलब पार्ट पर भी डिपेंड नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर वर्क डन जो होता है वो वेलोसिटी पर या पार्ट पर डिपेंड करता हो, तो वो क्या होगा कि वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाए। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होगा कि पार्ट पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, तो वो जो होता है वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो कैसा है, कंजर्वेटिव, मतलब कि उसमें होने वाला वर्क डन क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अब एक चीज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो अगर हमको ऐसा पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमको यहाँ पर एक्चुअली पहले वही चाहिए। ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो होगा क्या कि यहाँ पर हमको वर्क डन पहले फाइंड करना होगा, वो क्या इसका होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो माइनस एम जी एच आ जाएगा। तो बस हमको क्या करना होगा कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स उसका नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा, ये पहले हम वर्क डन जो फाइंड किया वो एम जी एच ले लेते हैं, तो उसका नेगेटिव वैल्यू, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमको क्या मिल जाएगा कि हम यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अब एक ही फोर्स होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एम जी एच, पॉजिटिव आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इसका नेगेटिव वैल्यू, तो मतलब यहाँ से हमको v क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा माइनस एम जी एच। क्लियर, सिंपल। पहले हमने यहाँ पर क्या बात की थी, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है। अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात ना करें, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क क्या होगा, एम जी एच हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव वैल्यू होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसका नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस एम जी एच। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से मिलने वाला पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, माइनस एम जी एच हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,